कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं आपसे कि आपने जो कल का वीडियो था यानी कि एनसीईआरटी क्लास 9 पॉलिटी चैप्टर 1 जो हमने कल पढ़ा लाइन बाय लाइन उसे फॉलो किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपने वो वीडियो जरूर देखे होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, वो आपके एग्जाम को केंद्रित करके ही, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया है, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो हम भी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन फॉलो कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है, तो इससे आप लोग अपने मार्क्स को बढ़ाइए इसे देख करके। क्लियर? बिना किसी देरी के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी का क्लास 9 है। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम आप देख सकते हैं आकार एवं स्थिति। अगर मैं कहूंगी अगर आपके पास बुक्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बुक्स में हाइलाइटर रखिए या पेंसिल रखिए अपने पास, और जो भी मैं चीजें बोलूं कि इसे हाईलाइट कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए तो आप उस चीज को अंडरलाइन या हाईलाइट कर लीजिए। क्लियर? जिससे कि क्या होगा कि आपके पास एक अच्छा खासा एनसीईआरटी का नोट्स भी बन जाएगा, क्योंकि हमारे लिए तो ये सारी चीजें जरूरी नहीं है। हमारे लिए तो इसमें जो फैक्ट्स दिए हुए हैं, जो कोटेशन दी हुई है, जो लाइंस है, वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास की शुरुआत करें। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स हैं तो वो मैं फिर से कहती हूँ कि उसे खोलकर बैठिए और उसमें लाइन बाय लाइन चीजों को मिलाइए, अंडरलाइन कीजिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं या नहीं है। स्टार्ट करते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति की है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। अब यहाँ पे है एक लाइन, स्थिति। भारत की स्थिति क्या है? क्योंकि इस चैप्टर का नाम हमने देखा वही है आकार और स्थिति। तो सबसे पहले ये हमें इंट्रो करा रहा है, यानी कि हमारा परिचय करा रहा है हमारे देश यानी कि भारत से। अब भारत में रहते हैं तो भारत की स्थिति क्या है? अगर हम विश्व में पता लगाना चाहें कि हमारा देश कहाँ है तो कैसे पता लगाएंगे? हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे ग्लोब पर काल्पनिक लाइनें होती हैं जिन्हें हम अक्षांश या देशांतर लाइनें कहते हैं। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी देश कहाँ कितने डिग्री से लेकर कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है और उसका देशांतरीय विस्तार क्या है। अगर मैं ऐसे देखूं तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, तो यहाँ पे यही चीजें हैं। अब मैं कहूंगी कि अगर आपके पास पेंसिल हो या हाइलाइटर है, जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल है, आप उससे इसको हाईलाइट करिए। यहाँ पे कह रहा है कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इस मुख्य भूमि का मतलब, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मुख्य भूमि का एक मिनट, हाँ, मुख्य भूमि का मतलब क्या? ये मुख्य भूमि यहाँ से यहाँ तक ये भारत की मुख्य भूमि है। अंडमान निकोबार भी हमारा ही है और लक्षद्वीप भी हमारा ही है, लेकिन मुख्य भूमि का, इसे हम मुख्य भूमि कहते हैं, यानी कि यहाँ कन्याकुमारी तक हम अपना मुख्य भूमि कहते हैं इसे। तो क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित और इसका मुख्य भाग जो है वो 8.4 उत्तर से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश तक है तथा 68.7 पूर्व से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी है तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की पहचान से इन द्वीप समूहों को ज्ञात कीजिए। आप कह रहे हैं कि आप अपने एटलस से इनको ज्ञात कीजिए। अब हम इसको भी हाईलाइट करते हैं। जस्ट अ मिनट, एक सेकंड। ये सारी चीजें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं इतना जोर देती हूँ कि आप इसको हाईलाइट करिए, आप इसको अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लूं और उसमें से मैं कोई चीजें हाईलाइट ना करूं, तो फिर वो चीजें मेरे किसी काम की नहीं रह जाएंगी। क्लियर है? अब हम यहाँ पे है, आप पहले भी जानते हैं कि एनसीईआरटी इतना पॉपुलर है, इतनी अच्छी बुक है और हर एग्जाम इसको फॉलो करते हैं। तो क्या है कि हमारे पास जो ये, जैसे क्या आप जानते हैं, ये जो यहाँ पे कोटेशन इन्होंने दे रखा है, इसमें से भी ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो आपको हर एक चीजें पता होनी चाहिए, हर एक चीजें हम पढ़ कर जाएंगे, हम फुल ऑन प्रिपेयर हैं। आपको जहां से पूछना है आप हमसे पूछिए।
जैसे कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी आई और वहां वो जलमग्न हो गया। तो भारत का जो ये इंदिरा बिंदु है, जो कि इंदिरा बिंदु आपसे अगर पूछे हम कि कहाँ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए, वो जलमग्न हो चुका है। अगर हम आकार की बात करें तो भारत के भूभाग का लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर, भारत के भूभाग का कुल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि 32 लाख यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये डाटा सीधे आपके एग्जाम में उठकर आ जाएंगे, और फिर अगर आपने एनसीईआरटी को बारीकी से नहीं पढ़ा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक मिनट, ये तो सारे हाईलाइट्स हो गए। भौगोलिक क्षेत्रफल में का 2.4% है। अगर आपसे पूछेगा कि भारत विश्व का कितना प्रतिशत है तो 2.4। चित्र में हमने देख से स्पष्ट होता है कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब यहाँ पे है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो अगर हम बात करें कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 वर्ग किलोमीटर है, और तटीय सीमा रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 वर्ग किलोमीटर है। भारत के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत स्थित है। यहाँ पे वलित पर्वत किसको कह रहा है, ये हिमालय को कह रहा है। क्लियर। अब उसके बाद क्या है कि इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर से चौड़ा है, और 22 उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता जाता है। इसके पश्चिम से में अरब सागर तथा पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ये सारे के सारे जो लाइन है ना, वो एज इट इज स्टेटमेंट में आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप बीपीएससी का ट्रेंड भी देखिएगा, टीआरई हो या कोई भी एग्जाम हो या पीसीएस हो, वो क्या करता है कि एनसीईआरटी के लाइन को डायरेक्ट स्टेटमेंट के तौर पे उठाकर उसमें डाल दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा सही है, ए बी, इसमें से सभी या इसमें से कोई नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए एनसीईआरटी के लाइन को पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि लगभग 30 डिग्री अगर हम अक्षांश और देशांतरों के विस्तार की बात करें तो भारत में लगभग 30 डिग्री अक्षांश विस्तृत है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय को 2 घंटे का अंतर आता है। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो आप बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश में। इसलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत की मानक यमुनोत्तर मानी गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, अक्षांश का प्रभावी दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। आपको यहाँ पे कह रहा है कि जो 82.5 डिग्री यानी कि जो हमारी टाइम लाइन है, यानी कि हमारा जो टाइम मेरिडियन है, वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से गुजर रही है, जो कि भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, और इसी से हम पूरे भारत में जो समय है, जो टाइम हम देखते हैं, वो कैलकुलेट होता है। अभी यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, यानी कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में हो रहा है, और गुजरात भारत के पश्चिम में है, तो वहां के इन दोनों के समय में लगभग 2 घंटे का टाइम डिस्टेंस देखा जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, एक ज्ञात कीजिए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यमुनोत्तर क्यों माना जाता है। ये आपसे पूछ रहा है कि पूर्वी 82.5 डिग्री को ही हमने अपना मानक यमुनोत्तर क्यों माना। कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर में दिन रात की अवधि में क्या अंतर है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि कन्याकुमारी जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, और उत्तर और कश्मीर यानी कि जो भारत का दक्षिण से उत्तर में जो डिस्टेंस है वो क्या है, क्योंकि आपने पूर्व पश्चिम का तो देख लिया 2 घंटा है, तो फिर उत्तर से दक्षिण में क्या है। भारत तथा विश्व की अगर हम बात करें तो भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के मध्य स्थित है। भारत भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूरब में एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण भारत का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी तटों के देशों से भी पूर्व तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है।
इसलिए भारत इसकी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण महासागर का नाम भी हिंद महासागर रखा गया। क्लियर। यहाँ पे कह रहा है कि एक आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज भी है कि सन 1869 यानी कि 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच में लगभग कितना, तो 7,000 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो गई। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए स्वेज नहर कब शुरू हुई थी, स्वेज नहर कब खुली थी। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने अंडरलाइन की होगी चीजें, रिवीजन की होगी, तो आपको पता होगा कि 1859 में स्वेज नहर के खुलने से ही भारत और यूरोप के बीच में लगभग कितनी दूरी कम हो गई थी, तो 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। अब एनसीईआरटी हमें ये दिखा रहा है कि हमने कहा कि भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो रही है कि तो 7वां बड़ा भारत है, तो उसके पहले कौन कौन से देश है, उसके पहले कौन कौन से देश है भाई जो भारत से बड़े हैं, यानी कि भारत से उनका क्षेत्रफल ज्यादा है। तो सबसे पहले ये बात करता है रशिया यानी कि रूस, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, और फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर भारत। ये चीजें, ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो आपको सजाने के क्रम में भी आ जाएगा कि बताइए पहले कौन था, दूसरे नंबर पर कौन था, तीसरे नंबर पर कौन था, चौथे नंबर पर कौन है, पांचवें पर कौन है, छठे पर कौन है, और फिर 7वें पर कौन है। भारत 7वें पर है, तो उससे पहले का 6 बताइए, या फिर इसे घटते क्रम में सजाइए, बढ़ते क्रम में सजाइए। तो इसके लिए ये है कि आप इन सारी चीजों को 1 से 2 बार देख के जाओ। क्लियर। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारे इंडिया का मैप है जो आप देख सकते हो। अगर मैं इसे 1 सेकंड, अगर मैं इसे थोड़ा छोटा कर देती हूँ, अब हम पूरे के पूरे मैप को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये है, अगर हम बात करें कि भारत की, हमारा अरुणाचल प्रदेश है, तो अगर भारत के हम पूरब से लेकर पश्चिम तक की लंबाई देखें तो भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है 2,933 वर्ग किलोमीटर। वही अगर हम बात करें कि भारत उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो भारत उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 वर्ग किलोमीटर है। हमें क्या पता चल रहा है कि भारत लंबा है या चौड़ा है, भारत ज्यादा चौड़ा है या भारत ज्यादा लंबा है। भारत की जो लंबाई है वो 3,214 वर्ग किलोमीटर में है, और जो भारत की चौड़ाई है वो 2,933 वर्ग किलोमीटर में है। अब वहीं अगर आप यहाँ पे देखो तो भारत के पड़ोसी देश में पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, और अगर यहाँ बात करें तो श्रीलंका है। भारत के इधर पूरब की तरफ अगर हम देखें तो बंगाल की खाड़ी है, और अगर आप भारत के पश्चिम यानी गुजरात के नीचे देखते हो तो अरब सागर है। यहाँ पे आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप जो कि कोरल रीफ से बना है वो यहाँ है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहाँ ग्रेट निकोबार भी है, जहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, जिन्हें हम भारत का दक्षिणतम बिंदु भी कहते हैं, वो स्थित है। क्लियर। और ये 82.5 डिग्री जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से जा रही है, जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आई होप क्लियर है सब। आगे देखते हैं कि आगे हमें ये क्या कह रहा है। तो अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग के साथ भारत को कनेक्ट करते हुए एक चित्र है हमारे पास। इसके नीचे की जो डिटेल्स है उसको पढ़ते हैं। भारत का, 1 सेकंड, चलिए, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पूर्वोत्तर में दरारों से इनकी यात्रा प्राचीन काल से भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। यानी कि सबसे जो हमारे मतलब संबंध थे इनसे, जो हम व्यापार करते थे, तो इनको समुद्री मार्ग का पता ही नहीं था। ये ऊपर से मतलब क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर के रेंज से, लद्दाख रेंज से, वहां के दर्रों के साथ वो भारत आते थे और भारत के साथ व्यापार करते थे। इन्हें समुद्री मार्ग ज्ञात नहीं था। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और उत्तर पूर्व एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारत अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे।
ये सारे के सारे जो लाइन है ना उनको पढ़ लीजिए अच्छे से। इसी में से एक स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछा जाएगा। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में रखा गया। क्लियर। अब आप कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। अब आप इसको ज्ञात करते रहिएगा, समझते रहिएगा, आपका एग्जाम है। पड़ोसी देखिए भारत के पड़ोसी देश, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत 28 राज्य और 7 केंद्र शासित वाला देश है। देखिए ये एनसीईआरटी है और इसलिए अपडेटेड नहीं है। इसलिए वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 28 राज्य और 8 यूटी है, यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये 28 तो सही है, पर यहाँ पे आप 8 कर लीजिएगा। क्लियर। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से लगती हैं और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। अब आपसे सीधा पूछेगा कि आप बताइए कि भारत की कौन सी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। ऑप्शन में रहेगा उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो आप इससे कंफ्यूज ना हो, इसके लिए एनसीईआरटी को बच्चों की तरफ पढ़िए, लाइन बाय लाइन। क्लियर। क्या आप जानते हैं कि 1857 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेजी विधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों का प्रभुत्व मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। ये कह रहा है कि क्या आपको पता है कि आजादी से पहले हमारे यहाँ 2 तरह के राज्य हुआ करते थे। एक हुआ करता था प्रांत और रियासत। अब ये क्या करते थे कि जैसे हमने भी पढ़ा है कि क्या है कि अगर प्रांतीय सरकार है या रियासतें थी, तो अगर उनके यहाँ कोई बेटा यानी उनका उत्तराधिकारी नहीं होता था तो अंग्रेज क्या करते थे, यानी कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि उस पर पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुत्वता हो जाती थी। मतलब कि वो उसको अपने अंडर में ले लेते थे। क्लियर। बट अभी ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक इंडिया के मैप को दिखाया गया है जिसमें आपको सारे के सारे स्टेट, भारत के सारे पड़ोसी देश जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार है। यहाँ पे न्यूमूर द्वीप को भी दिखाया गया है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। क्लियर। आप इस मैप को एक बार देख लीजिए। दक्षिण में समुद्र पार हमेशा पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि बताइए कि भारत के 2 समुद्री पड़ोसी कौन है, तो वो है श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। ये अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है या कौन सी जल संधि है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। आप देखिए आपके पास अगर मैप हो तो। ओके देन ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था जो कि खत्म हो गया। आज का ये चैप्टर था। इसके कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आप देख लीजिए। वैसे तो ये एट इट इज क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर आप देख सकते हो। जैसे कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है। तो मैप निकालिए यहाँ पे। ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है, जिसमें पहला है गुजरात। यहाँ पे देखिए ये है राजस्थान, मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन था कि कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़। क्या उड़ीसा से हमने देखा कि उड़ीसा से हमारी कर्क रेखा गुजर रही हो? यहाँ पे आइए तो मैप देखिए। क्या ये कर्क रेखा उड़ीसा से जा रही है? नहीं जा रही है। तो इसलिए आप इसकी बारीकियों को समझिए। एनसीईआरटी का जो ये फर्स्ट चैप्टर था, ये हमें इंट्रोडक्शन दे रहा है अपने कंट्री का कि भारत विश्व में कहाँ है, भारत की स्थिति क्या है, भारत का आकार क्या है, भारत की स्थितियां क्या है। इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम इसे और भी डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको हमारा जो एनसीईआरटी की क्लासेस है वो पसंद आ रही हूँ। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाई जा रही है, क्योंकि एग्जाम का ट्रेंड हो गया है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ना, उसे समझना। तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए। इसमें जो टर्म्स दिए हुए हैं उनको बेसिक तरीके से पढ़िए, उन्हें याद करिए। हम आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।